So next topic is magnetic field due to a straight current carrying conductor. हम लोगों को जो सिलेबस में है वी आर हैविंग व्हाट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है. दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ये पर्टिकुलर टॉपिक अब हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. दो तरीके क्या रहेंगे, एक तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके और एक एम्पियर सर्किट लॉ जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. So this is a straight current carrying conductor. This is of infinite length. इसकी वजह से हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. And this magnetic field is to be calculated at a distance a from the conductor. So the distance of the point P, the perpendicular distance of the point P from the straight current carrying conductor is a. अब P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है then we have to make use of बायो-सेवर्ट्स लॉ. और बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि take a small element, suppose the current is flowing in upward direction, take a small current carrying element. Since we cannot put vector sign on I, therefore we write this vector as IDL. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. This is a small current carrying element. इसको DL मार्क किया, IDL के ऊपर अब इन लोगों ने वेक्टर साइन लगा दिया. अब R किसको बोलते हैं? इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. आप इसको P पॉइंट से ज्वाइन कर लो. दिस इज द सोर्स. ये सोर्स है और इस सोर्स की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. इस सोर्स को, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को अभी हम लोगों ने P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. एंड वी आर नेमिंग दिस एज R वेक्टर. Angle between DL and R is theta. अब magnetic field at point P, magnetic field at point P due to this small current carrying element according to Biot-Savart's law is mu 0 I dl sin theta divided by 4 pi r square. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हर छोटे पार्ट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और ऐसे जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, इन सभी का कंट्रीब्यूशन P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे. और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है, वी हैव मेड यूज ऑफ व्हाट, द राइट हैंड रूल. और राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करना देन यू हैव टू रिमेंबर द वेक्टर फॉर्म ऑफ एवरी लॉ. dVP is mu 0 I dl cross r divided by 4 pi r cube. This is the vector form. डायरेक्शन कैसा आएगा, डायरेक्शन बताने के लिए फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर and the curl of the fingers pointing in the direction of second, curl of the vectors pointing in the direction of second. Direction of magnetic field at point P will be this. So this will be perpendicular to paper and inwards. ये perpendicular to paper in your case, in my case this is perpendicular to the board and inwards. अब हम लोग अगर ये छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ कहीं पर ले लिए होते तो क्या चीज चेंज हो जाती, R चेंज हो जाता, ये R चेंज होता और क्या चीज चेंज हो जाती, थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाती. सो इन दिस रिलेशनशिप देयर आर टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स हैं. दो वेरिएबल्स कौन कौन से, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल है. तो इंटीग्रेशन अगर अभी हम लोग करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम. हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे.
और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कन्वर्ट करने के लिए अब देखना ध्यान से, वी आर टेकिंग दिस एज L and we are taking this angle as phi. ये phi ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर कैलकुलेट करनी है, we will now try to express every variable in terms of A and phi. सब कुछ अब हम लोग A और phi के टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे। कैसे देखना? अब इस ट्राइंगल में अगर आप tan phi ले लो, tan phi will be perpendicular divided by this L upon A, ऐसा कुछ आएगा। इससे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A tan phi। इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू phi तो ये क्या आ जाएगा? dl by d phi is A sec square phi। इसका डिफरेंशिएशन tan phi का sec square phi है, and we can write down this as dl is equal to A sec square phi and d phi। एक रिलेशन ये आ गया जो अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री से, ये थीटा और ये फाई, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू, थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अगर 90 है, ये थीटा है, ये फाई है, थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्रीज। इससे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 minus 5। So the next relationship is this, which we will be using here. थीटा की वैल्यू 90 minus 5। अब तीसरा रिलेशनशिप जो भी हम इसमें यूज करने वाले हैं, cos phi। इस ट्रायंगल को cos phi ले लो, इस वाले ट्रायंगल cos phi will be base upon hypotenuse। cos phi is base divided by hypotenuse। cos phi will be base divided by hypotenuse। This is A divided by R, and A will be equal to R cos phi और R will be equal to A upon cos phi, ऐसा कुछ है, and this will be written as A sec phi। तीसरी चीज अभी हम लोग ने ये यूज की, तो we will be combining all of these। एक ये बेसिक रिलेशनशिप बायो-सेवर्ट्स लॉ का ये वाला, इसमें वैल्यूज देखना ध्यान से किस चीज की रखेंगे। dl की वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद r की वैल्यू रखेंगे, एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be equal to mu0 I dl की वैल्यू is A sec square phi d phi। पहली वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट की, dl की वैल्यू कितनी? dl की वैल्यू A sec square phi d phi। फिर उसके बाद नेक्स्ट है थीटा, दिस विल बी sin। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है? 90 minus 5, और नीचे क्या है? 4 पाई। R की वैल्यू इज A sec phi। R की ये वैल्यू R स्क्वायर है यहाँ पर, दिस इज R स्क्वायर, दिस विल बी A sec phi का होल स्क्वायर। अब दिस इज sec square phi, दिस इज आल्सो sec square phi, ये कैंसिल होगा, और इसमें कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे? एक A कैंसिल हो जाएगा, sin 90 minus 5 को अब देखो, you try to solve, dVp will be equal to mu0 I, एक A कैंसिल हो गया तो ये वाला A नहीं लिखना, क्यों? कैंसिल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर एक A है, ये A स्क्वायर है, sec square phi कैंसिल हो जाएगा, ये d phi है, और sin 90 minus 5 इसको अभी हम लोगों ने क्या लिख लिया? cos phi। ये d phi अपॉन 4 पाई sec square phi कैंसिल हो गया, A स्क्वायर था, A स्क्वायर एक A के साथ कैंसिल हुआ, तो ये क्या बना? कितना आ जाएगा? 4 पाई। तो अब इस
रिलेशनशिप को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ओनली वेरिएबल इन्वॉल्व सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा वाला, फाई। तो सिर्फ फाई इसमें बच रहा है, a constant है, perpendicular distance, this one is constant. So now what we can do, we can add up all these magnetic fields. ये सारी की सारी magnetic fields अभी हम ऐड कर सकते हैं। और total magnetic field at point P अगर हमें इनको निकालना है, कैसे आएगा? Total magnetic field at point P will be equal to integration of dVP. ये कितना आ जाएगा, म्यू 0 I cos phi d phi अपॉन क्या, 4 pi a। अब इसमें phi की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे की तरफ जो सबसे नीचे की तरफ रहेगा दैट विल बी लाइंग एट व्हाट, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये phi की वैल्यू कितनी, नियरली 90 डिग्रीज होगी, नियरली 90 इट विल बी 90 डिग्रीज। और इधर भी जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। और सबसे छोटा एलिमेंट सबसे नीचे से लेकर सबसे छोटा एलिमेंट जो सबसे ऊपर लाई कर रहा है, दोनों के लिए फाई की वैल्यू नीचे 90 डिग्रीज और फाई की वैल्यू ऊपर भी 90 डिग्री। इसको कैसे, नीचे की तरफ अगर हम देखें, दिस विल बी द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला किस डायरेक्शन है, तो अभी वी कैन पुट अ साइन कन्वेंशन, फाई की वैल्यू कहां से, फाई की वैल्यू कहां से कहां तक, -90 से लेकर फाई की वैल्यू +90। और इसको अगर आप सॉल्व करें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P म्यू 0 I अपॉन 4 pi a cos phi d phi, यह जगह म्यू 0 I अपॉन 4 pi a cos phi का इंटीग्रेशन sin phi, कहां से कहां तक, -90 से +90। और वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें, म्यू 0 I अपॉन 4 pi a sin 90 माइनस, पहले अपर वाली सब्स्टिट्यूट करो, फिर नीचे वाली sin ऑफ -90, एंड दिस विल म्यू 0 I अपॉन 4 pi a sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये -1 तो -1 मिलके +1 + 1, दिस विल म्यू 0 I upon 2 pi a. This is the value of magnetic field at point P. Final relation. और डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन अभी हम लोग अगर देखें तो ये हम पहले मार्क कर चुके अंदर की तरफ, और इसके लिए और ज्यादा एक सिंपल रूल है, ये आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें, स्ट्रेट करंट कैरी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक सिंपल सा रूल है। यू डोंट नीड टू यूज दिस रूल, क्योंकि इस रूल को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब ना तो यहाँ पर dl है ना r है, यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब हम इसमें ये बोलते हैं कि थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव यू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नोट करो जल्दी से। अब इसकी जगह हम लोगों को अगर ये फाइनाइट लेंथ का अगर दिया होता, सपोज यू आर गिवन अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, तब रिलेशनशिप क्या आता, ये भी अभी लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें पूरा एनालिसिस जो है दिस विल बी कंप्लीटली सेम, ये सब कुछ एग्जैक्टली सेम आएगा, बस लिमिट्स में एक चेंज आएगा। सो वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप डायरेक्टली।
फाइनाइट लेंथ में डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी ये पूरा एनालिसिस परफेक्टली सेम करेगा। और magnetic field at point P is mu0 I upon 4 pi a cos phi and d phi। डायग्राम ऐसा कुछ है। अब इसको भी रब करते हैं। Suppose this is the point P। इसमें और पिछले टॉपिक में डिफरेंस क्या है? What is the difference? अभी तक हम लोग ने क्या कंसीडर किया था? The length on the upper side and on the lower side। ऊपर कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? ये इन्फिनिटी तक। नीचे कहां तक एक्सटेंड कर रहा था? इन्फिनिटी। लेकिन अब ये पॉइंट P जो है, this is lying near a conductor, current carrying conductor of finite length। Suppose ये phi1 है and this is phi1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू वंस अगेन ऐड dVp। और ये कितना आ जाएगा? mu0 I अपॉन 4 pi a इंटीग्रेशन किसका? cos phi का। कहां से कहां तक? phi की वैल्यू कहां से? phi की वैल्यू नेगेटिव phi1 से लेकर नीचे वाला एंगल नेगेटिव, और ये ऊपर क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसको पॉजिटिव। ये कितना आ जाएगा? mu0 I अपॉन 4 pi a cos phi का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin phi। cos phi का इंटीग्रेशन इज व्हाट? sin phi। कहां से कहां तक? और सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ डू यू सॉल्व दिस? पहले phi की अपर वैल्यू ले लो, mu0 I अपॉन 4 pi a sin phi2। phi की जगह पहले ये अपर वैल्यू माइनस साइन ऑफ साइन का माइनस साइन बाहर निकल आएगा, और फाइनली क्या मिलेगा? mu0 I अपॉन 4 pi a sin phi2 plus sin phi1। So this is the general expression for any type of straight current carrying conductor। फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट P नियर द मिडिल लाइन कर रहा है, या इनफाइनाइट। अच्छा एक और केस है, अगर हमें इनफाइनाइट कंडक्टर दिया है लेकिन ये पॉइंट नियर द एंड लाई कर रहा है, दिस पॉइंट P is lying near the end। इसमें बताओ व्हाट विल बी द एंगल? एंगल phi1 और phi2 कितने एंगल देते हैं? 0 और phi1 will be 0। phi1 will be 0, क्योंकि अगर ये थोड़ा यहां तक होता तो ये बोलते हैं ये phi1 आता, ये वाला phi1। ये अगर छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट यहां पर होता तो phi1 की वैल्यू थोड़ी सी और कम आती। एंड बट वी से दैट दिस पॉइंट इज लाइंग एग्जैक्टली नियर द एंड। अगर ऐसा कुछ केस है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए phi1 की वैल्यू कितनी? phi1 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बोलो। 0। और ऊपर कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? 90, इन्फिनिटी तक। इसमें एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में द पॉइंट इज लाइंग नियर द एंड, phi1 की वैल्यू 0 एंड phi2 विल बी 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be equal to mu0 I upon 4 pi a। sin phi2 की वैल्यू sin 90 and plus sin 0, and this will be magnetic field at point P is equal to mu0 I upon 4 pi
इस वाले रिलेशन में और इस वाले रिलेशन में जो आज अभी उन्होंने सबसे पहले किया, क्या डिफरेंस है? जस्ट टेल मी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन कहां पर ये पॉइंट थी? दिस इज लाइंग नियर द मिडिल। द अपर पोर्शन इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, लोअर पोर्शन भी कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? इंफिनिटी तक। तो इसमें अपर वैल्यू के लिए भी, अपर पोर्शन के लिए phi 1 और phi 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री अगर आप रखोगे, ये रिलेशनशिप में यहाँ पर देखो ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा, नीचे भी 90। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंडक्टर ऊपर भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा था, यहाँ पर भी ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा था। और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी μ0I/2π। तो नियर द मिडिल जितनी वैल्यू है, नियर द मिडिल जितनी वैल्यू है उसकी हाफ द वैल्यू होगी कहां पर? नियर द एंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप नियर द मिडिल, मान लो अगर आप 100 कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसी कंडक्टर में नियर द एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी आधी, मतलब 50। नेक्स्ट टॉपिक, इसको भी लोग आगे एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज मच सिंपलर। और बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किल लॉ, जो आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular current carrying coil। Circular current carrying coil. Suppose this is a circular current carrying coil। सर्कुलर कॉइल अगर अभी हमने ऐसी कुछ बनाई है और सर्कुलर ऐसी कुछ बनाई है, व्हाट इज द डिफरेंस? ये कैसा है? दिस इज द फ्रंट। सो दिस सर्कल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इन योर केस प्लेन ऑफ द पेपर। और अगर अभी हम लोग इसमें सपोज ये सर्कल अगर अभी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये ऐसा कुछ आएगा। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन आल्सो, रिफ्लेक्शन में भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ ओवल शेप, एलिप्टिकल शेप जैसा है। सो दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन माय केस, एंड इन योर केस परपेंडिकुलर टू व्हाट? द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब इसके कारण x डिस्टेंस पर पॉइंट P दिया हुआ है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और इधर पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे किसका? बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ अगर यूज करना है तो सबसे पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म मालूम होना चाहिए। याद रखिए dVp = μ0I dl क्रॉस r अपॉन 4 pi r2। अब इसमें सपोज करंट, यू हैव टू इमेजिन अ लॉट इन दिस। हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करा दें। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ये ऐसा कुछ करंट ले जा रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस इज अ सर्कल व्हिच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये करंट इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। दिस इज हाउ करंट इज ट्रैवलिंग। अगर आप एक छोटा सा, ध्यान से सुनना, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा? आउटवर्ड। दिस विल बी आउटवर्ड्स। ये करंट कैरिंग एलिमेंट जो छोटा सा भी हम लोग लेने वाले हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर कॉइल में करंट यहाँ बाहर की तरफ है, यहाँ पर करंट कैसा है? अंदर की तरफ। तो we will be considering this as the small current carrying element which is carrying current in outward direction। ये सर्कुलर कॉइल का एक छोटा सा हिस्सा dl ले लिया
और इसमें करंट कहां की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो हम लोगों ने जैसा बोला था कि जिस छोटे से एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले तो मार्क कर दो, वी आर मार्किंग दिस एज ए, और इसको भी हमने डीएल मार्क कर दिया, और ये करंट बाहर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए वी आर मार्किंग दिस बाय डॉट। ऐसा कुछ ले लिया, सर्कल बनाया, अंदर डॉट ले लिया, जो कि क्या बताएगा, ये क्या चीज बता रहा है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू पेपर एंड आउटवर्ड्स। इसमें करंट फिर से भी हम विजुअलाइज कर रहे हैं। करंट कैसा है, यहाँ पर ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है और इधर कहां, अंदर एंटर कर रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज कमिंग। और छोटा सा एलिमेंट को हम लेंगे, इसमें करंट बाहर की तरफ है, और इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को आप उस पॉइंट से ज्वाइन करो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, दिस विल बी, इसको क्या नाम देते हैं, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को आप उस पॉइंट से ज्वाइन करो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, उसको क्या नाम देते हैं, आर। इसका सो कैन यू विजुअलाइज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, 90। तो ये बाहर की तरफ करंट कैरी कर रहा है, और ये छोटे से एलिमेंट को आपने उस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एंगल बिटवीन डीएल एंड आर विल बी व्हाट, 90 डिग्रीज। तो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज व्हाट, 90 डिग्रीज। डायरेक्शन मिलेगा इसके साथ में। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर क्या है, डीएल। डीएल कहां की तरफ है, हम लोगों ने कैसे बताया था, करंट यहां पर छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट कहां की तरफ करंट ले जा रहा है, बाहर की तरफ। तो डीएल इज आउटवर्ड, यहां पर करंट बाहर की तरफ है, इधर अंदर एंटर कर रहा है, तो करंट इज आउटवर्ड। तो डीएल का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब इसमें फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगे, फिंगर्स बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि अभी लोगों ने बोला छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट बाहर की तरफ देगा। फिंगर्स बाहर की तरफ ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे में भी ये फिंगर्स कहां की तरफ है, आउटवर्ड है। लेकिन कैसा ओरिएंटेशन हाथ का सही रहेगा, जिसमें कर्ल करने पर कौन सा वेक्टर आ जाए, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन आ जाए। अगर आप ऐसा कुछ रख रहे हैं, कैसा, बाहर की तरफ, और इसमें कर्ल करें, कर्ल करने पर पहले दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर आर की तरफ, तो परपेंडिकुलर टू आर ये डीबीपी आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू आर क्यों बनाना, क्योंकि देखो इसमें अभी लोगों ने बताया मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, डीएल के भी परपेंडिकुलर रहेगा और आर के परपेंडिकुलर। तो पी पॉइंट पर अभी हमने आर के परपेंडिकुलर बना दिया। अब इसको अच्छे से समझ से, फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहां की तरफ है, लेकिन करंट यहां पर बाहर की तरफ, तो करंट इसमें इधर बाहर की तरफ आ रहा है, ये आर वेक्टर है, करंट बाहर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करने पर आर की तरफ आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल बी टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये x है, सपोज द रेडियस ऑफ दिस पॉइंट है, डायग्राम ले लेना इसके साथ में, नोट फास्ट। अब इसको अभी हम लोग लिख दिया dBPA, या रेटिंग इसे को dBPA। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, dBPA लिख दादा μ0 I dl sin 90 डिवाइडेड बाय क्या, 4 पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको देखकर बताओ। स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
r² माइनस x²। इस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस विल बी म्यू 0 I dl अपॉन 4 pi r square plus x square. This is magnetic field at point P. अब यहां पर अब क्या करने वाले हैं? छोट इस पूरी सर्कुलर कॉइल को we will be dividing the entire coil into very small parts. मतलब बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सबके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या रहेगा? P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो जितने भी छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं आपने जो लिए हैं, जैसे अब इनको विजुअलाइज कराने के लिए अच्छे देखना, आपने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लिया, इसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली एंड वी हैव डिवाइडेड द एंटायर रिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स। हर पार्ट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं और सबको ऐड करेंगे। अब सबको अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आनी है वो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये ऐसे कुछ शेप में आएगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर resolving DBPA into its rectangular components. DBPA का suppose y axis के साथ एंगल phi, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताओ जरा जल्दी बोलो। DBPA cos phi। DBPA cos phi ये यहाँ पे लिखो देते हैं angle between DL and R is 90 degrees। इसका ये कंपोनेंट DBPA cos phi और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा DBPA क्या sin phi। अच्छे देखना, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर अभी हम लोगों को P पॉइंट पर बतानी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लिखना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर अभी हमको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर हमको बताना है कैसे बताएंगे? This will be found by adding all the components which are lying along the axis। हम लोग जब नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर बताना है तो इसके दो कंपोनेंट्स निकाले और इस वाले कंपोनेंट को भी हम लोग नहीं ले रहे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is found by adding only DBPA what sin phi। आप सिर्फ इसको ऐड करोगे, सिर्फ इसको क्यों ऐड करेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है that will be cancelled out by what? किसकी वजह से कैंसिल होगा? अगर आप बिल्कुल ऐसा ही एक सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर ले लो, इसको नाम A' दे, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? मोबाइल। इसमें अभी हम लोगों ने बोला यहाँ पर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर करंट कैसा है? इनवर्ड्स। यहाँ पर करंट बाहर की तरफ है, यहाँ पर करंट अंदर की तरफ है। तो फिर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में विजुअलाइज कराया था कि इसमें करंट कैसा आ रहा है? यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ। सो कंसीडरिंग अ स्मॉल सिमिलर एलिमेंट at opposite end of the diameter,
मतलब आप डायमीटर ए पॉइंट से जो डायमीटर पास हो रहा है उसके ऑपोजिट एंड पर जो एक सिमिलर एलिमेंट होगा उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा, अंदर। अब इधर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं। करंट कहां की तरफ है, यहाँ पर देखो बाहर है, यहाँ अंदर जा रहा है। अगर करंट अंदर जा रहा है, करंट अगर अंदर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर की तरफ आनी चाहिए। फिंगर्स अंदर की तरफ आप कैसे नहीं कर सकते, लेकिन कर्ल करने पर फिंगर्स कहां की तरफ जानी चाहिए, कर्ल करने पर फिंगर्स कहां की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ। फिंगर्स आपने करंट कैरिंग एलिमेंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसा होता है। ये बीबीपी ए डैश आ रहा है। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर पर जो एलिमेंट है उसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस ऑफ द कॉइल ये है, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बीबीपी ए डैश साइन फाई, ये इस वाले डीबीपीए कॉस फाई जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आएगा कितना का डीबीपीए डैश कॉस फाई, ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, सिर्फ कंपोनेंट व्हिच इज लाइंग अलोंग द एक्सिस, सिर्फ कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आएगा। इसलिए अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही बता दिया, इन द एग्जामिनेशन बोर्ड में जरूरी नहीं है आप ये सारी चीजें ड्रॉ करें, लेकिन लिख जरूर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि भाई हम लोग डीबीपीए निकालने के बाद डायरेक्टली लिख देंगे, डीबीपीए निकालने के बाद डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स निकाले। कौन से कंपोनेंट्स निकाले, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। हमने बोला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हम लोग नहीं ले रहे, वी आर नेग्लेक्टिंग दिस, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग दिस, वी आर लीविंग दिस असाइड। हम लोग सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स ऐड करेंगे व्हिच आर लाइंग अलोंग द एक्सिस, कौन से कंपोनेंट छोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, कौन से कंपोनेंट छोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा, एक सिमिलर एलिमेंट कहां पर लाई कर रहा है, डायमीटर के ऑपोजिट एंड पर जो छोटा सा एलिमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल, उसके बाद डायरेक्टली तो दिस इज नॉट टू बी ड्रॉन, ड्रॉ कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट नेसेसरी, आप डायरेक्टली लिख सकते। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट डीबीपीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू 0 आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन फाई। अब आप लोग इसमें क्या निकालने वाले हैं, वी विल कैलकुलेट साइन फाई। अब साइन फाई निकालने का तरीका अब अच्छे समझना है। ये एंगल अगर फाई है तो इसमें इनके जो परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी, इसके परपेंडिकुलर कौन सी वाली लाइन है, आर, बिल्कुल सही। ये वर्टिकल पर अब ये मैं डबल डॉट लगा दिया, तो ये डबल डॉट वाली लाइन वर्टिकल है, तो ये तो कोई भी दो लाइंस के बीच में अगर एंगल फाई है तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल सेम आने वाला है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी फाई। साइन फाई बताओ जल्दी, म्यू 0 आई डीएल अपॉन क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या साइन फाई बताओ, व्हाट इज साइन फाई, साइन फाई विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r divided by small r, perpendicular is r and this is hypotenuse small r की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, अब सही बता,
R square plus X square. This is mu 0 I dl r को इधर लिखते हैं अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस सॉल्व करने पर mu 0 I कितना आएगा mu 0 I r dl अपॉन 4 पाई, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के ऊपर पावर कितना 1/2, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. Constant quantities can be taken out. mu 0 I r 4 pi r square plus x square to the power 3/2. इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा dl. इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सभी की लेंथ को अभी क्या करना है, ऐड करना है, और ये सारे छोटी छोटी लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा 2 pi. This will be mu 0 I r into 2 pi r. Integration of dl मतलब sum of all the lengths of all small parts. छोटी छोटी लेंथ जो भी हमने ली थी उस सभी को ऐड करोगे टोटल लेंथ आ जाएगी. टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज 2 pi r. 4 pi r square plus x square to the power कितना 3/2. इसमें 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा mu 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ कितना 3/2 आएगा. So this is the final relation which is to be known. mu 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ कितना 3/2. डायरेक्शन क्या रहेगा, मैग्नेटिक तो बता दिया. जब भी कोई वेक्टर बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो, यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट द डायरेक्शन आल्सो. तो डायरेक्शन अब ये बोला हमने किसको ऐड किया, जितने dppa sin phi आए सबको ऐड किया. dppa sin phi कहां की तरफ है, along the axis, ये along the axis है. So we say that this magnetic field, direction of magnetic field is along the axis and away from the body. और इसका भी सिंपल सर्कुलर जो भी हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल में अब फिर जब आपने फाइनल रिलेशनशिप निकाल लिया, फाइनल रिलेशनशिप में ना तो यहाँ पर dl बचता है ना स्मॉल r बचा है, तो अब आप बायो-सेवर्ट्स लॉ ऑब्वियसली नहीं यूज कर सकते. इसलिए अब हम एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट क्या लिया है कि कर्ल द फिंगर्स. अब चूंकि सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में करंट का डायरेक्शन भी कैसा आएगा, सर्कुलर शेप में. तो अभी हम लोगों ने कैसा लिया, करंट ऐसा कुछ है, तो आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स कैसा ले लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. तो करंट का डायरेक्शन कैसा था, इधर ऊपर इधर अंदर, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ डायरेक्शन हम इनको कैसे मार्क कर दिया. एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी perpendicular to the coil, plane of the coil, along the axis and away from it. तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चेंज करो तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. अब इसका एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन जो है इस एक्सप्रेशन का वो और लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में. Magnetic field at point P, mu 0 I r square
नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, n टर्न्स, ये n से और मल्टीप्लाई होता है 2r² + x² टू द पावर 3/2। इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे किससे, पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। और पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद एक और चीज से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अगर आप देखो तो ये एरिया हो गया, ये कितना आ जाएगा, 0 i n a 2 अपॉन 4 पाई r² + x² टू द पावर कितना, 3/2 मैग्नेटिक फील्ड है। और n i a को अभी हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक डायपोल। एग्जैक्टली, दिस इज μ0 अपॉन 4 पाई into 2m अपॉन r² + x² to the power of 3/2। This is magnetic field of point। इसमें एक स्पेशल केस जरूर ले सकते हैं, क्या, x is very large as compared to r। मतलब इसका क्या है कि कॉइल का साइज बहुत छोटा है, कॉइल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप किसको निग्लेक्ट करोगे, कैपिटल आर को निग्लेक्ट करोगे। फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be equal to μ0 अपॉन 4 पाई, किसको निग्लेक्ट करने वाले हैं, r को, ये आ जाएगा 2m अपॉन So this relation is quite similar to what we have discussed in electrostatics. Electrostatics में ऐसा क्या रिलेशन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज μ0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन क्या, x³ जैसा आया था। और ये किसके लिए आया था, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में भी मैग्नेटिज्म में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही पोजीशन है। तो आज हम ये लिखते हैं ये, एंड वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज Ampere's circuital law। Ampere's circuital law में we will try to calculate magnetic field using a line integral। The line integral of magnetic field calculated over a closed path, this is equal to μ0 times the net current through the closed path। अगर आपको कोई एक क्लोज्ड पाथ दिया है, उसके ऊपर B.dl, dl क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, और उस छोटे से एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B के साथ, और ऐसे जितने भी B.dl है पूरे क्लोज पाथ के ऊपर B.dl, इसका समेशन, this will be equal to μ0 times the net current through the closed path। And we'll be explaining or applying this to find out magnetic field due to a straight current carrying conductor। ये हम लोग कर चुके हैं, magnetic field due to a straight current carrying conductor। इसमें इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, we'll apply this to find out the magnetic field due to straight current carrying conductor। Suppose this is a straight current carrying conductor which is carrying current in downward direction। अब लोग जो current carrying conductor ले रहे हैं, this is to be drawn perpendicular to the board in my case and perpendicular to the paper in your case। ये straight current carrying conductor है जो करंट बाहर की तरफ ले जा रहा है। अभी करंट अगर बाहर की तरफ ले जा रहा है तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है,
और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज द डिस्टेंस इज a, इस a डिस्टेंस पर अभी हम लोगों को या r डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सपोज दिस डिस्टेंस इज a और दिस डिस्टेंस इज r। तो जिस पॉइंट पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होकर हुआ एक क्लोज पाथ ले लेना। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन गॉस थ्योरम। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती थी उस पॉइंट से पास होता हुआ एक क्लोज सरफेस लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक क्लोज सरफेस नहीं लेना। यहाँ पर क्या लेना है? क्लोज सरफेस नहीं लेना। क्या लेना? अभी हम लोगों को एक क्लोज पाथ लेना, सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो अप्लाई करेंगे, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट? अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मतलब एक कर्व, एक क्लोज कर्व। तो हम लोगों ने इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बतानी है तो P पॉइंट से पास होता हुआ एक क्लोज कर्व लेंगे और ये ऐसे शेप का रहेगा सो दैट दिस कैलकुलेशन इज वेरी इजी। हम लोगों ने स्पेसिफिकली इस लीनियर कंडक्टर के लिए सर्कुलर शेप लिया। वी कुड हैव सिलेक्टेड सम अदर शेप आल्सो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़े से मुश्किल आएंगे क्योंकि वेल अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग द डायग्राम्स। अभी हम लोग अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, फिर इस पूरे क्लोज पाथ को अभी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस छोटे पार्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? Thumb is pointing in the direction of current. Thumb is pointing in the direction of current. And the curl of the fingers at this point will give you the direction of magnetic field. तो magnetic field ऐसी कुछ आएगी। देखो, thumb pointing in the direction of current और curl of the fingers आपको magnetic field का direction दे देगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, this is dl, और इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इसमें बाहर की तरफ है क्योंकि कंडक्टर कैसा रखा हुआ है? द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड कैरिंग करंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें हम करंट की डायरेक्शन में, कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड। सो एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कुलर पाथ the angle between B and dl will be found to be 0 degrees. यहाँ पे देखो, take a small element, छोटा सा एलिमेंट ये dl है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, thumb pointing in the direction of current, curl of the fingers at this point, ऐसा कुछ है। So angle between B and dl, angle between B and dl at every point on the curve is found to be what? 0 degrees. अब B dot dl का कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl। हम लोगों ने बोला B डॉट dl अगर कैलकुलेट करना तो ये आ जाएगा B into dl into क्या? cos 0 डिग्रीज। ये B into dl into cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये आ जाएगा B इंटीग्रेशन ऑफ dl। cos 0 को अभी हम लोगों ने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सभी की लेंथ को आपको ऐड करना है और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये छोटी छोटी लेंथ सारी ऐड अगर कर दोगे सर्कुलर पाथ पर क्या आएगा आंसर? 2 पाई। दिस विल बी 2 पाई। फिर राइट हैंड साइड पर क्या है? इसमें म्यू 0 टाइम्स द नेट करंट। अब नेट करंट कितना है? कहेंगे इस क्लोज पाथ के अंदर कितने करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं? कहेंगे एक ही
और उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, लगे आई। सो इफ यू अप्लाई द लॉ एंड वी आर अप्लाइंग ऑन दिस साइड, यहाँ पर अभी लॉ लिखा ही हुआ है, तो B डॉट dl की वैल्यू कितनी आ गई, B इंटू 2 पाई r ऐसे कुछ आ गया, और म्यू 0 into the net current is I, so B की value will be equal to what, mu 0 I upon 2 pi r. So this is the expression for magnetic field due to a straight current carrying conductor, which we have already derived using Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law के comparison में magnetic field calculated using Ampere's circular law is much more easier. प्रूव करूँ जल्दी से। इसका फिर एक और एप्लीकेशन अभी हम लोग ले रहे हैं। सोलेनॉइड। अब हम लोगों ने इसके लिए पढ़ लिया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बताना है, ये भी अभी हम डिटेल में डिस्कस किया पिछली क्लासेस में आपने, if this is the point at which magnetic field is to be found, suppose at all these points the direction of magnetic field is to be found, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बाहर की तरफ करंट ले जा रहा है, ऐसा कुछ। कर्ल ऑफ द फिंगर्स क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड। सारे पॉइंट्स को यहाँ पर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। So at all these points, you can find out the direction of magnetic field. और ऐसा ही कुछ अभी हम लोग कहते थे, we had studied an activity in 10th class also, and we have discussed this in 12th class also in some topics, कि magnetic field lines due to a straight current carrying conductor are circular in shape. Magnetic field lines का shape जो है circular है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स यू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन सबको अगर आप एनालाइज करो तो ये देखो ये बिल्कुल वैसे ही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन शेप फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक तो तरीका ये है कि यू कैन यूज राइट हैंड रूल में हम पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स का जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, या फिर सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनानी है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको करंट के डायरेक्शन में कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वी से दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक बार पता चल गया तो हम लोग क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं कैसे, बाय ड्राइंग टेंजेंट्स टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इसका ले रहे हैं, वो है सनलाइट। Solenoid consists of a thin, long, cylindrical shaped core on which there are large number of turns of insulated copper wire.
आपने एक लंबा सा पतला सा सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर और इसके थ्रू अभी करंट पास करेंगे। तो ये करंट इसमें जो हम लोग पास करेंगे, इसकी वजह से इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। एंड वी से दैट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड will be along the axis. मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो मिलती है वो ऐसी कुछ मिलती है and it can be considered nearly as a uniform magnetic field. Solenoid क्या चीज है? Solenoid में we are having a thin, long, cylindrical shaped structure on which there are large number of turns of insulated copper wire, और इसमें जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है it will be nearly a uniform magnetic field, जो आगे जाकर थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन द इंटीरियर रीजन इज फाउंड टू बी mu0 ni, which we will be calculating in this topic। n क्या है? The number of turns per unit length। External points पर magnetic field की value is found to be very nearly equal to 0। रहती है, कम वैल्यू रहती है, magnetic field is nearly negligible at these points। Practically यहाँ पर magnetic field exist करेगी, इसकी वैल्यू लेकिन बहुत कम रहेगी। अंदर वाले पॉइंट्स पर magnetic field की वैल्यू is found to be 0। और कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर near the ends the magnetic field is found to have a value which is half the value near the middle। बीच में mu0 ni है, तो किनारे पर ये mu0 ni/2 and will not be using this fact in the theory portion। न्यूमेरिकल्स में जरूर इसका यूज हो सकता है, लेकिन ये चीज का कैलकुलेशन तुम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट्स पर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। Suppose this is a solenoid। इसमें करंट का डायरेक्शन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज करना कैसा भी लोग बता रहे हैं। करंट इसमें इधर बाहर की तरफ इधर अंदर जा रहा है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में अभी हम बोलेंगे यहाँ पर करंट बाहर की तरफ इधर अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ इधर अंदर की तरफ। सो वी कैन कंसिडर द अपर पोर्शंस, ये जो अपर पोर्शन है इनको अभी हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हिच आर कैरिंग करंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। नीचे वाले टर्म्स को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हिच आर कैरिंग करंट इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है, इधर अंदर, इधर बाहर, इधर अंदर की तरफ। और अगर बाहर की तरफ करंट आ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किस शेप की आएंगी, वो लॉन्ग रूप बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कम पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा कुछ है। और नीचे वाले टर्न्स में ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, so these can be marked by crosses। ये crosses से मार्क कर दिया है। और अगर ये क्रॉस है मतलब करंट अंदर की तरफ है तो कर्ल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो अंदर की तरफ करंट ले जा रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So we say that this will be clockwise। So just try to see the upper turns and the lower portion, upper portion and lower portion। इन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ की तरफ? राइट की तरफ आती है। All these magnetic fields get added up। ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगी। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट्स पे if
यू ट्राई टू सी, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर इसके कारण अपर पोर्शन, ये जो अपर पोर्शन करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसके कारण जो सर्कल्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अपर पोर्शन will get cancelled due to the magnetic field due to the lower portion. लोअर पोर्शन की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके कारण कैंसिल होंगे, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लोअर पोर्शन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अपर पोर्शन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने बोला था दैट एट एक्सटर्नल पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज नियर जीरो। अब इसी के बेसिस पर we will now try to do the calculations for magnetic field. This is a long solenoid, long thin solenoid. These are the turns which are carrying current in outward direction. करंट का डायरेक्शन वैसा ही जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि करंट ऐसे बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ, दिस इज द सिलेंड्रिकल कोर, इधर बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पर बताना है। इसके लिए अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का नेचर तो पता चल ही गया है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में लिया है, we will take a closed path passing through the point P. हम लोगों को एक closed path लेना है। We are naming this as A, B, C and D. अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि B dot dl will be equal to क्या जाएगा, mu 0 times the net current through the closed path. इसमें एक टर्म जो अभी हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, n number of turns per unit length. अब B dot dl का कैलकुलेशन करना है और राइट साइड पर I net कैलकुलेट करना है। I net कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल कैलकुलेट, तो हम लोग देखेंगे इस क्लोज पाथ के अंदर कितना नेट करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी हम लोग बोलेंगे we try to figure out that how many number of turns are enclosed inside this closed path. इस closed path के अंदर मान लीजिए 4 टर्न्स हैं और हर एक में करंट I आ रहा है, तो नेट करंट will be 4I, and if there are 6 current carrying conductors which are carrying current in outward direction, then this will be 6I. तो number of turns कैसे मिलेगा, n is equal to n upon l. Suppose we are taking this as small l, इसको भी में small l ले लें, तो total number of turns कितना आ जाएगा, n into small l. इस closed path के अंदर total number of turns n into l आ गया, तो I net की वैल्यू will be equal to n total number of turns into क्या, current in each turn, total number of turns कितना है, n into l into I. So we have calculated the right side. Left side का calculations, B dot dl B dot dl A to B, B dot dl B to C, B dot dl कहां से, C से D, और फाइनली B dot dl D to B। A से B के ऊपर अच्छे से देखना, एक छोटा सा dl ले लो,
डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं? सेम है। ये कितना आ जाएगा बोलो जल्दी? V इंटू DL इंटू cos 0। कहां से कहां तक? A से B तक। B से C में कैसा आएगा? 0। B से C में कितना आएगा? cos 90। cos 90 कहां के लिए? cos 90 कैसे आएगा? अंदर वाले पोर्शन के लिए, अंदर वाले पोर्शन के लिए DL और B की बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। लेकिन बाहर वाले पोर्शन में BC को हम दो पार्ट से मान सकते हैं। अंदर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री है। लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स पर यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। सो वी से दैट दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। दो रीजन है। दो रीजन क्या है? इतने पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। बाहर वाले पोर्शन के लिए b की वैल्यू 0 है। अब इस वाले पॉइंट पर बताएं, इस वाले पॉइंट पर बाहर वाले पोर्शन b की वैल्यू इज 0। तो अब हम लोगों ने इसमें ये बोला कि c से d के लिए भी वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी और d से a के लिए 0 क्यों आएगी? क्योंकि फॉर द अपर पोर्शन b की वैल्यू कितनी है? 0। क्योंकि ये बाहर है पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी? 90। सो दिस विल बी व्हाट? a टू b। b इसमें से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl और इंटीग्रेशन ऑफ dl a से b के लिए जितने भी छोटे छोटे dl है सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल लेंगे dl। अब एम्पीयर सर्कुलर लॉ अगर अभी हम लोग अप्लाई करें, we have calculated this left part on the left side, the right part on the right side। b dot dl की वैल्यू आ गई p into l is equal to mu 0 into n into l into I। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? mu 0 n I। This is what we have stated starting with the b is equal to mu 0 n I। अब इसमें सिर्फ एक पोर्शन, एक टॉपिक बचता है एंड दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। रब कर दे इसको। फोर्स एक्टिंग बिटवीन acting between two parallel current carrying conductors। Suppose we are considering two conductors, two parallel conductors placed near to each other। And these are carrying current I1 and I2। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो करंट I1 and I2 कैरी कर रहे हैं and these are placed at a distance a from each other। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? I into L into B into sin थीटा। फोर्स इज इक्वल टू I L B sin थीटा।
And in this case, this current carrying conductor is placed perpendicular to the paper. This will be ILP sin 90. एक तो कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 I अपॉन 2 पाई a। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई होंगे। कैसे? हम लोगों ने इसमें बोला कि ये पहला कंडक्टर जो है, सपोज द फर्स्ट कंडक्टर produces a magnetic field at the location of second। पहले कंडक्टर ने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी। First conductor generates a magnetic field at the location of second। इसने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई a। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बताओ? इसने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर। हमने सेकंड कंडक्टर अभी नहीं बनाया। सेकंड कंडक्टर अगर आपको बनाना भी है, यू कैन ड्रॉ इट डॉटेड। तो ये है यहां पर, हमने रखा नहीं है। इस द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फर्स्ट कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। एंड नाउ दिस इज द सेकंड कंडक्टर। फर्स्ट वाले ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी। कहां पर जनरेट करी? जहां पर सेकंड रखा हुआ है। अब ये जो सेकंड कंडक्टर है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू B1 will be equal to I2 into L into P1। क्योंकि सेकंड कंडक्टर कहां पर रखा हुआ है? सेकंड कंडक्टर कहां पर रखा हुआ है? इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय व्हाट? द फर्स्ट। पहले ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी B1, उसमें कौन रखा हुआ है? सेकंड वाला कंडक्टर रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो फोर्स आ जाएगा I2 के ऊपर फोर्स I2 into L into P1। ये I2 ऐसा कुछ है, ये L है। B1 की वैल्यू कितनी है? μ0 I1 divided by 2 pi a। This is the force acting on the second conductor, and this is generally referred in terms of force acting per unit length। और ये आता है μ0 I1 I2 divided by 2 pi a। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैसा है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताने के लिए डायरेक्शन कहीं पर भी बताना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट द वेक्टर फॉर्म I L क्रॉस B। ये I का डायरेक्शन मतलब L का डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। This will be a field। कैसे पूछा? Similarly, you can calculate the force acting on the first। Force acting on the first निकालने के लिए क्या करोगे? इसके ऊपर फोर्स निकालना क्या करेंगे? Calculate the magnetic field produced due to the second। सेकंड ने क्या किया? सेकंड कंडक्टर ने फर्स्ट के लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? हम पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू पेपर एंड आउटवर्ड्स।
तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू 0 I2 म्यू 0 इंटू I2 अपॉन 2 पाई ए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, I1 the first conductor, so force acting on the first, conductor, F1 will be equal to I1 into L into V2, is that it? I1 into L into V2 की वैल्यू म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई ए। उसी फॉर्मेट में अगर फोर्स को लिखें तो F1 by L will be equal to म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई। फोर्स दोनों के ऊपर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसा कुछ आएगा। तो फोर्स इसके ऊपर राइट की तरफ, फोर्स इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ, मतलब टू पैरेलल कंडक्टर्स carrying current in the same direction attract each other with a force which is given by this relation. फोर्स कितना जाएगा, म्यू 0 I1 I2 divided by 2 pi a, force acting पर यूनिट। लुक करते हैं, so this very nearly finishes the chapter moving charges and magnetism. We continue with the new videos.